मेरे को कई बार बड़ी हंसी भी आती है, लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। साइड इफेक्ट्स हर चीज़ का होता है। आयुर्वेद प्रमोट हमेशा ये करता है आप चीज़ को पूरा खाइए। राइट। तो नेचर हमेशा बैलेंस चीज़ देता है, ठीक है। और आपने मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लगा के उसमें से एक एल्कलॉइड को निकाला और आपने उसको बना लिया, तो उसको हम न्यूट्रास्यूटिकल तो बोल सकते हैं जी। बट वो आयुर्वेद नहीं है बेसिकली। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसने आयुर्वेद पे पिछले 100 सालों में, मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया तो अब बहुत पीछे हो गया आयुर्वेद में, बट जर्मनी बहुत आगे चला गया आयुर्वेद अच्छा। में। And in the last 4-5 years more, everything white is bad, right? Sugar has suddenly become a bad thing. देखिए ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मीठा है वो सबसे बड़ा रसायन है शरीर के लिए। सेल का सबसे बड़ा फूड तो वही है, Okay. जो बॉडी को नरिश करता है। हाँ, बट आपको सही मीठा लेना है कि खाने को कैसे खाना चाहिए, सीजनल, रीजनल और एंसेस्ट्रल, वो खाइए, क्योंकि आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली वो वही है। इस जनरेशन, पहली जनरेशन है जो एक्सट्रैक्टेड चीजों को कंज्यूम कर रही है। उससे पहले वाली हमारे पेरेंट्स तक की जनरेशन में सब कुछ होलिस्टिकली मिलता था, या तो है या नहीं है। या नहीं है। As a person who's consuming, you need to understand that there is a tendency of toxicity also in your body, because आपकी बॉडी एक्सपेल नहीं कर पाएगी जो आप heightened फॉर्मेट में बार बार उसको कंज्यूम कर रहे हैं। Ayurveda is not only the science of life, but it is actually a hack to understand your own wellness journey. आज हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र कौशिक has broken down exactly आयुर्वेद के कौन से hacks आपकी daily life में आपको help कर सकते हैं. How is the business of Ayurveda growing not only in India but across the world? What are the great initiatives Ayush Ministry is doing, and how can you build for something in Ayurveda? So let's talk about it more. Dr. Kaushik, so what's very interesting is कि you speak so passionately about Ayurveda. आप इसके बारे में इतने passionately बात करते हैं, but interestingly आप इससे पहले you were not always a doctor, right? Yes, in yes, Ayurveda. yes. तो आप कैसे, मतलब what has been? So first I was an engineer. मैंने आपको मतलब I am double graduate. तो पहले मैं इंजीनियर था, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से मैंने इंजीनियरिंग करी थी। बिरला का एक कॉलेज है वहाँ से, तो वहाँ पे भी मेरा स्टार्टअप था। तो आई यूज्ड टू डू साइकोमेट्रिक काउंसलिंग बेसिकली। तो एक टूल हमने डेवलप किया था जिसमें हम बच्चों को ये बताते थे कि उनको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है आफ्टर 10th, मतलब आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है। Right. लोग क्या करते हैं, देखा देखी ले लेते हैं ना, मतलब मेडिकल ले लिया या नॉन मेडिकल ले लिया, बट अंदर से बेसिकली ऐसा होता है कि वो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं होता है। तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ताकि एक स्टूडेंट जो है वो राइट स्ट्रीम के अंदर जाए। 3 साल के बाद उसका वो एक्वायर हो गया, तो उसके बाद मेरे पास 6 महीने थे एक नया करियर और एक नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो 6 मंथ्स में मैंने एक्सप्लोर किया। तो उसी टाइम पे आई गॉट मैरिड एंड लकीली माई वाइफ, शी इज़ डॉक्टरेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। तो उनके पास एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था स्लम्स में, दिल्ली में। तो वो कमज़ोर बच्चों को पकड़ते थे, स्लम्स में से उनको ढूंढो, उनको एनरोल करो, उनकी मदर्स को भी ट्रेन करना है आपको कैसे फूड आपको कुक करना है। तो वो सिखाते थे उनको, और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने 3 महीने में देखा। एक पतला सा बच्चा, बहुत थिन स्लिम, और 2-3 महीने में पूरा शक्ल चेंज हो गया उसका। अरे वाह। एंड दैट फैसिनेटेड मी, और मैंने कहा अब तो मेरे को यही करना है। अच्छा। बिकॉज पहले भी मैं काउंसलिंग कर रहा था स्टूडेंट्स की, तो ये भी एक तरह की काउंसलिंग है। तो मैं अपनी कोर स्किल मानता हूँ कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझा देना ताकि लोग उसको अप्लाई कर सकें और फॉलो कर सकें। देन आई टुक एडमिशन इन फुल BMS 5.5 years डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद देन आई गॉट लाइसेंस एंड देन मैंने अपना पहला मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक DLF Phase 2 गुरुग्राम में शुरू किया। और शुरुआत में हमने मेडिसिन रखा ही नहीं था। अच्छा। सिर्फ डाइट। पेशेंट्स आते थे हमारे पास, उनका लाइफस्टाइल हम नोट डाउन करते थे पूरा कि, और उसके बाद हम कमियां निकालते थे कि यहाँ पे आप गलत हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ऑथेंटिक आयुर्वेदा। सिर्फ करेक्शन एक प्लान जाता था कि यहाँ इतने बजे उठना है आपको, इतने बजे आपको खाना है, फिर उसके बाद क्या खाना है, ये सब हम प्लान करके देते थे। एंड बिलीव मी, ऐसी डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस जिसको शुरू में शायद हमें लेने में डर लगता था कि शायद हम इसको कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट लकीली जब लाइफस्टाइल चेंज हुआ लोगों का, तो 70-80% रिलीफ फर्स्ट मंथ में ही आता था। एक्चुअली में फर्स्ट मंथ के अंदर आता था। सो ये मेरी पूरी जर्नी रही, मतलब इंजीनियरिंग से और डॉक्टर की जो जर्नी है, इंजीनियर से डॉक्टर की जो जर्नी है बेसिकली। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं खुद इस चीज़ के बारे में कह सकती हूँ, बिकॉज आई नो आई एम वन ऑफ योर पेशेंट्स, सो टू स्पीक, एंड आई हैव सीन द डिफरेंस कि कितना फ़र्क हो जाता है जब आप
डाइट, लाइक जो चीज़ें इंसान को समझ नहीं आ पा रही होती, एंड यू नो इन माई हेड आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम एटलीस्ट यू नो फेली हेल्दी पर्सन टेकिंग सर्टन डाइट, कि मेरे खाना वाना ठीक है, बट जो जो चेंजेस आपने बताया उससे मुझे तो पर्सनली बहुत फर्क लगा है। सो एक चीज़ बताइएगा, जैसे आयुर्वेद के बारे में हम सोचते हैं, ये बात करते हैं कि आयुर्वेद में कोई बहुत चेंजेस नहीं आए हैं, राइट? जो बुक्स लिखी गई थी इतने सालों पहले, राइट, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, प्रीटी मच नॉलेज वही रही है। उसके बाद अब में आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या चेंजेस हुए हैं या क्या चेंजेस आ पाए, स्पेशली इन द लास्ट 10 odd years? जो चेंजेस बेसिकली आए हैं वो मिनरल्स को लेके आए हैं बेसिकली, क्योंकि आज से अगर हम 20 years बैक या 30 years बैक जाएं तो 5 एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट, ये 5 बिल्कुल प्योरेस्ट होते थे, प्योरेस्ट फॉर्म में होते थे। आज के समय में सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो मतलब टॉक्सिक हो गए। मतलब एयर पॉल्यूट हो गई है। आप सोचिए, आपका अगर आप अपना लैंड भी देखें जहाँ पे आपका क्रॉप उगता है, तो सॉइल की क्वालिटी इतनी गिर गई है, राइट। उसके लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं अच्छी क्रॉप का यील्ड लेने के लिए, राइट। तो अब ये सारी, अब हमारे खाने के अंदर ही अडल्ट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई है रूट से। आप पहले देखिए कि घी जो और दूध होता था वो हर चीज में रेकमेंडेड होता था, और अब उसमें कितना, हाँ, आज घी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आजकल तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या है, वो सीधा क्रीम निकालते हैं और क्रीम निकाल के सीधा उसमें से घी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बेसिकली, जिसमें फैट क्लस्टर बहुत बड़ा होता है जो बॉडी कभी अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाती है। इसी की वजह से आजकल गॉल स्टोन्स जो है लोगों को बहुत बन गए हैं। तो गॉल स्टोन्स मोस्टली कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, फीमेल्स में देखने को मिला। मतलब पोस्ट डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी के बाद 3 महीने अच्छा डाइट दिया जाता है जिसमें घी का काफ़ी अच्छा रोल होता है, ताकि जो मदर है वो रिकवर कर पाए। जो 9 months न्यूट्रिशन उसने बेबी को दिया है तो उसमें बहुत सारे टिश्यूज डिप्लीट हो जाते हैं फीमेल के। तो अब जब 3 महीने वो घी उनको खिलाया जाता है, अब क्या है कि वो घी तो वही वाला है जो मार्केट में आ रहा है, मोस्टली लोग वो लेते हैं। अब उससे क्या हो रहा है कि फिर गॉल स्टोन्स बन जाते हैं। तो बहुत सारे फीमेल्स के अंदर गॉल स्टोन्स बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो मार्केट का घी है, जो क्रीम से निकला हुआ घी है, तो प्रोसेसेस सारे चेंज हो गए। अगर हम 50 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, अब जैसे मिनरल है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल, मैं मैग्नीशियम की बहुत बात करता हूँ हमेशा। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है, इसको अगर आप मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से देखेंगे तो सेलुलर मिनरल है। ये हमारी बॉडी में 300 टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शंस करता है, जिससे हमारा गट, जो हमारा बायोम है, गट बैक्टीरिया है, इनफैक्ट बेसिकली हमारा पेनक्रियाज का जो इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन है, वो सब मैग्नीशियम पे डिपेंड करता है। दूसरा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी का एक्टिवेशन भी बेसिकली मैग्नीशियम पे डिपेंड करता है। और मैग्नीशियम ही वो मिनरल है जो सेलुलर कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। तो इतने लेवल पे इसका काम है। और ये इसका जो मेजर सोर्स है वो हमेशा से पानी रहा है। तो आप सोचिए, वो पानी सबने आरओ का शुरू कर दिया। आजकल म्युनिसिपैलिटी वाटर ट्रीट करती है, तो वो जो नॉर्मल वाटर जो आ रहा है वो भी बेसिकली मैग्नीशियम लेस हो गया। तो मैग्नीशियम ऐसा मिनरल है जो ट्रांसडर्मली भी बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है। तो हमें पीने से भी मिलता था, प्लस जब हम नहाते थे उस अंडरग्राउंड वाटर से, उससे भी हमें मिलता था। तो वो भी खत्म हो गया। आप सोचिए, अब अगर हम आयुर्वेदिक टेक्स्ट की बात करें तो इसका कहीं पे जिक्र नहीं है, बट ये एक नई मैग्नीशियम डेफिशिएंसी एक मॉडर्न टाइम के हिसाब से एक नया प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज बनते हैं। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टेक्स्ट हैं वो टेक्स्ट बुक्स किसी ने रिविजिट नहीं किए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तब से बनी हुई है। बिल्कुल। और उसके बाद जो आपका दिनचर्या है या जो आपका रहने का तरीका है, दैट्स कंप्लीटली चेंज। द स्ट्रेसर्स हैव चेंज्ड, the habits have changed, the lifestyle has changed। तो उसकी वजह से जो आप कह रहे हैं नए इश्यूज आ रहे हैं। दूसरी बात, एक मुझे लगता है कि आई मीन इवन फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव 10 से 15 साल में, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, अब हर कोई आयुर्वेद वेलनेस के बारे में बात करे, स्पेशली आई वुड से पोस्ट कोविड तो और भी ज्यादा, राइट। एक जनरल इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द मार्केट फॉर आयुर्वेद हैज डबल्ड आई थिंक फ्रॉम 2004 टू 2020। एंड देन फिर अब 2020 से अब तो और भी ज्यादा ट्रिपल ऑलमोस्ट हो गया, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट्स गोइंग टू गो इवन लार्जर, स्पेशली इवन ऑन द आयुर्वेद प्रोडक्ट साइड। मेरे को ये बताइए कि कितना एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स एक्चुअली बात हम करते हैं वो आयुर्वेद के, और आप जैसे बात कर रहे थे वेलनेस प्रोडक्ट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स, दे आर अ कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ देम एंड हाउ शुड वन अप्रोच? मतलब जब आप किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसको एज एन आयुर्वेद प्रोडक्ट आप उसको किस हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं, एंड न्यूट्रास्यूटिकल व्हाट डज वन नीड टू थिंक अबाउट बिफोर कंज्यूमिंग? देखिए, जो इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, जैसे आपने बोला, तो वो इंडस्ट्री को हम आयुर्वेद नहीं बोलेंगे, मैं उसको बोलता हूँ हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल आप बोल सकते हैं उसको। क्योंकि मोस्टली अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल देखेंगे उसमें क्या होता है कि मान के चलिए एक हर्ब है, समझ लीजिए हल्दी है, मतलब टर्मरिक है। अब टर्मरिक में से आपने कर्क्यूमिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उसका आपने कैप्सूल बना दिया, और वो एक कंपाउंड आपने एक्सट्रैक्ट किया। आयुर्वेद तो हमेशा से होलिस्टिक साइंस है बेसिकली आयुर्वेद। तो आयुर्वेद प्रमोट हमेशा ये करता है आप
चीज को पूरा खाइए। राइट। अब एक हल्दी के अंदर करक्यूमिन के अलावा बहुत सारे एल्कलॉइड्स और हैं जो करक्यूमिन के साइड इफेक्ट को बैलेंस करते हैं। तो नेचर हमेशा बैलेंस चीज देता है, ठीक है। और आपने मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लगा के उसमें से एक एल्कलॉइड को निकाला और आपने उसको बना दिया, तो उसको हम न्यूट्रास्यूटिकल तो बोल सकते हैं जी। बट वो आयुर्वेद नहीं है बेसिकली। तो मोस्टली कंपनीज अगर आप आज देखेंगे जो भी सप्लीमेंट्स वो वेलनेस के लिए निकालते हैं, नॉर्मल ह्यूमन कंजप्शन के लिए निकालते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। बेसिकली सारे वो एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं। बेसिकली आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है बेसिकली। होलिस्टिकली हमारी बॉडी एज ह्यूमन बींग्स जो इवॉल्व हुई है वो स्लोली इवॉल्व हुई है। उसमें कभी ये इस जनरेशन, पहली जनरेशन है जो एक्सट्रैक्टेड चीजों को कंज्यूम कर रही है। उससे पहले वाली हमारे पेरेंट्स तक की जनरेशन में सब कुछ होलिस्टिकली मिलता था, या तो है या नहीं है, या नहीं है ना। तो उस सिचुएशन में आई थिंक इन द लास्ट 3 years in India we saw a very big increase in nutraceutical industry. Yes. Everything from gummies, Yes. melatonin एक बहुत बड़ा आया था, I think about 2 years back. स्ट्रिप्स में भी आ गया था वो। अच्छा, स्ट्रिप्स में भी। मुझे तो मेलेटोनिन गमीज का याद है ना, जो स्लीप के लिए बोलते थे लोग। देन कोलेजन के गमीज आए, बायोटिन के गमीज, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव कम इन। बट आई वांट टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट लाइक नथिंग अगेंस्ट द इंडस्ट्री, बट मुझे लगता है ये एक तो पहली बात है फैड होता है, दूसरी बात एज अ पर्सन हु इज कंज्यूमिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ टॉक्सिसिटी ऑल्सो इन योर बॉडी, बिकॉज आपकी बॉडी एक्सपेल नहीं कर पाएगी इन दैट फॉर्मेट जो आप हाइटेंड फॉर्मेट में बार बार उसको कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जब हम खा भी रहे हैं, हम रोज थोड़े पालक खाएंगे, बिल्कुल, कितना भी आयरन डेफिशिएंसी हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी आप खाएंगे, राइट। तो कभी खाएंगे कभी नहीं खाएंगे, दैट्स व्हाट योर बॉडी इज सपोज्ड टू बी यूज्ड टू। व्हेन यू आर टेकिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स ऑन अ रेगुलर रिपीटेड बेसिस, तो दैट्स नॉट नेचुरल। डेफिनेटली, और बहुत सही बोला आपने। आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है, वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स आयुर्वेद का क्या है कि आयुर्वेद भी ये बोलता है कि आप एक चीज को इनडेफिनेटली लंबे समय तक नहीं खा सकते हो, राइट। क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगी और फिर वो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। मान के चलिए आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो खट्टी है, खट्टा आपने ज्यादा खा लिया तो वो कंस्ट्रक्शन कर देगा बेसिकली, राइट। खट्टा अंदर इंटरनल स्वेलिंग कर देगा लॉन्ग टर्म में जाके, इन्फ्लेमेशन। तो इसको आयुर्वेद में बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अपोजिट। खट्टा अगर आपने खाया तो उसका अपोजिट एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आपको खाना है, राइट। अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर खट्टे का जो साइड इफेक्ट है वो जब तक बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी है जब तक तो बॉडी खट्टा उसको सपोर्ट करेगा, और वो थ्रेशोल्ड जब रीच होगा और जब खट्टे की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर वो साइड इफेक्ट करना शुरू करेगा। फिर हमें समझ नहीं आता। सेम हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स है, जैसे आपने मेलाटोनिन बोला, जी। अब सोचिए ये हार्मोन है जी, जो बॉडी खुद बनाती है। अब मान के चलिए अन्याय करते हैं, वो जो शरीर खुद बना सकता है हमने उसको बाहर से ले लिया जी। अब जब बाहर से ले लिया तो बॉडी खुद क्यों बनाएगा? हाँ, इट गेट्स लेजी। तो धीरे धीरे करके वो क्या होता है, वो बॉडी की मेमोरी से, सेल से, डीएनए से वो हट जाती है इन्फॉर्मेशन, और फिर वो बिना सप्लीमेंट के आपको नींद ही नहीं आएगी कभी भी। आप समझिए। और जबकि आयुर्वेद बोलता है कि बॉडी को ही इतना इनेबल बनाइए कि बॉडी सब चीजों को खुद जनरेट करे, सारे हार्मोन्स को जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे उसको बनाए। उसके तरीके हैं आयुर्वेद के अंदर। अगर आप उसका लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, डिसिप्लिन उसका फॉलो करोगे, आयुर्वेद में बोलते हैं दिनचर्या। दिनचर्या के दिन की क्या आपका रूटीन होना चाहिए, फिर होती है ऋतुचर्या, सीजन में क्या रूटीन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या। तो अब खाने का जैसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट लाइन में बोलता हूँ कि खाने को कैसे खाना चाहिए, सीजनल, रीजनल और एंसेस्ट्रल। ओके, मतलब सीजन में जो आ रहा है वो खाइए, और जिस उस रीजन में जो हो रहा है वो खाइए, और जो आपके एंसेस्टर्स ने खाते हुए आए हैं वो खाइए, क्योंकि आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली वो वही है। हाँ। ये आपने दिनचर्या और डिसिप्लिन की बात की, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे आपने कहा ये जनरेशन या जो पिछले 30-40 साल से जो लोग एंड गोइंग फॉरवर्ड, द लाइफस्टाइल्स आर चेंजिंग सो क्विकली कि जो पहले दिनचर्या में डिसिप्लिन होता था, क्योंकि लाइफ वाज नॉट मूविंग लाइक दिस, राइट। प्रीटी मच आपकी स्टैंडर्ड लाइफ होती थी मोस्ट लोगों की, अनलेस यू वर गोइंग आउट फॉर समथिंग एक्सट्रीम, यू वर आप किसी वॉरियर हैं या आप कहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसे होता था, काफी स्टैंडर्ड लाइफ होती थी। बट अब जब इतनी लाइफ चेंज हो रही है, हम इतनी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, उस सब में ये डिसिप्लिन लाना इज प्रीटी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप सेम टाइम पे उठें, सेम टाइम पे सोएं, सेम टाइप का खाना खाएं। तो वहां से लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट व्हाट इज इट दैट वन कैन डू टू सॉर्ट ऑफ मिटिगेट ये जो रोज का है? एंड स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि a lot of the folks that we interact with are startup entrepreneurs और young people जो करियर में स्टार्ट करें, उसमें हसल कल्चर जो आजकल बोलते हैं कि बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, ना दिन देखिए ना रात देखिए, काम करना है। इम्यूनिटी एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इम्यूनिटी क्या है, अब तक अपने अपनी लाइफ कैसे जिए, इम्यूनिटी उस पर डिपेंड करती है बेसिकली। एंड ये हैबिट है। आप सोचिए 20 साल अगर आपका कोई रूटीन रहा है और जो गलत है तो वो तो गलत ही रहेगा, वो कभी सही नहीं हो सकता।
ठीक है, और उसको रही चेंज करने की बात, ठीक है, देखिए जो गलत हैबिट है वो भी ग्रेजुअली हुई है। आपने ऐसा तो नहीं है कि जो आज आपका लाइफस्टाइल है एकदम आपने शुरू कर दिया होगा। पहले आपने डिनर थोड़ा स्किप करना शुरू किया होगा या लंच को थोड़ा डिले करना शुरू किया होगा। जब छोटे थे हम तो मम्मी तो घर में हमें खाना टाइम पे देती थी, आप समझ लीजिए। राइट। जैसे जैसे हमने खुद अपनी लाइफ अपने हाथ में ली, उसके बाद धीरे धीरे हमने उसको शिफ्ट करना शुरू किया। तो उसको 5-10 साल लगे उस प्रोसेस को। तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर शिफ्ट लेके आना है तो हमें ग्रेजुअली चलना पड़ेगा। लोग गलती क्या करते हैं, कहीं से किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको शेड्यूल दे दिया, वो सोचते हैं कि वो आज ही उसको पूरा 100% अप्लाई कर दे। वो चलो फोर्सफुली 3-4-5 दिनों में कर भी दें अप्लाई, बट वो 6th डे 7th डे जब उससे, क्योंकि अभी यूज टू नहीं है बॉडी उस चीज के, तो बॉडी भी तो रिएक्ट करेगी, बॉडी रिएक्ट करेगी और उसके बाद वो छोड़ देंगे उसको। वो बोलेंगे अब जो हो रहा है होने दो। और फिर उनको अकल कब आएगी, जब कोई बीमारी, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम, जैसे कोरोना एक एक्यूट इशू था, ऐसी हमारी बॉडी के अंदर एक्यूट इश्यूज, क्रॉनिक इश्यूज, बेसिकली ये कोरोना हमारी बॉडी के अंदर होता है। कोरोना जैसी चीजें होती रहती हैं, और जब किसी बॉडी के साथ पर्सनली वो होता है फिर उसको समझ आता है, फिर वो करता है उसको। तो बेस्ट ये है कि आज से ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसको चेंज करना शुरू करिए। एक चीज को एक बारी में उठाइए आप। मान के चलिए आप पानी कम पीते हैं, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि आपको थ्रू आउट द डे धीरे धीरे करके पूरे दिन में आपको पहले बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि 72% बॉडी पानी है। पानी से शुरू करिए। तो एक चीज जब आप अकम्प्लिश कर लेते हैं तो उसका जो रिवॉर्ड बॉडी को मिलता है, मतलब जो रिवॉर्ड मिलता है इन टर्म्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स में आपको बता रहा हूँ, तो वो फिर बाकी चीजों को करने में भी आपके विल पावर को बढ़ा देता है, और फिर आप बाकी चीजों को भी ले पाते हैं। इसलिए तो डोंट डू मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। एक चीज को उठाइए, उसको पहले पूरा करिए, उससे जो बेनिफिट आप देखेंगे तो अपने आप को जब रिवॉर्ड देंगे तो फिर आप बाकी चीजें भी कर पाएंगे। इसलिए एवरीबडी थिंक्स अबाउट सिलिकॉन वैली में जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बिलियनर्स हैं या जो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। The whole area of now research is longevity, increasing the life span and increasing the kind of life that you can live. उस पे इतनी रिसर्च इसीलिए हो रही है बिकॉज आपको पता है कि यही है जो है वो यही है, इस कॉन्शियसनेस के साथ आपको यही बॉडी मिले। तो उसका ध्यान रखना, जितना भी ना पसंद हो, इट्स लाइक हैविंग दैट वन रिलेटिव जो नहीं पसंद है बट इसको झेलना है तो झेलिए। आई थिंक डिसिप्लिन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड आई रियली लाइक, जैसे आपने कहा एक चीज उठाओ, एक चीज को करो। ये भी स्टडी शो करती हैं कि फ्रॉम अ सेल्यूलर लेवल 40 days इज व्हेन your cells are completely replaced. Yes. Right? 42 exactly. And interestingly enough, चाहे Lent हो, in Christianity, चाहे हमारा रमजान हो, उसमें सब में 40 days का ही होता है, because if you have that thought process and you're fasting and you're cleansing your body by 42 days at a cellular level, your body has replaced the cells. So उसका भी I think impact, and interestingly, on the Western side, we don't realize, but that's why you say habits are formed in 21 days, because more than halfway through you're there. Yes. So those things are inculcated. तो एक चीज बताइएगा, on the business side of Ayurveda, because we started seeing a lot, and you talked about tech, coming in, and जैसे हमने बात की थी कि potency होती है drugs की, आजकल extract कर लेते हैं. Do you think the new technology is actually helping Ayurveda in some way, or it's hampering the way that traditionally Ayurveda was delivered? देखिए, मैं ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो सप्लीमेंट्स हैं जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको एक तरीके का ना बबल मानता हूँ। बबल जैसे स्टॉक मार्केट में बबल होता है और फिर वो एकदम बर्स्ट होता है। तो पास्ट डिकेड में ऐसे कई सारी मैंने कंपनीज देखी हैं जिनके प्रोडक्ट्स आए, उन्होंने काफ़ी मनी को इन्फ्यूज़ किया मार्केटिंग के अंदर और प्रोडक्ट्स को हर जगह पहुंचाया, ठीक है, बट रिजल्ट ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बेसिकली वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी रह गई बेसिकली, ठीक है। रिजल्ट में कमी इसलिए रह गई क्योंकि एक्सट्रैक्ट तो आपने निकाल लिया, अब उसको आपने प्रॉपरली इसको स्टडी नहीं किया कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा बॉडी के ऊपर, कितने दिनों में क्या वो असर करेगा बेसिकली, राइट। अब एक्चुअली आजकल लोग करते क्या है, एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट को उठाया, उन्होंने देखा कि लिवर के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। अब उस फॉर्मूले को पोटेंसाइज करने के लिए उन्होंने उन हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट यूज कर लिया बेसिकली। अब उसमें आयुर्वेदिक जो प्रोसेस है वो प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस होता है। उसमें क्या करना पड़ता है कि जैसे एक हर्ब है, उस हर्ब की पोटेंसी को बढ़ाने के लिए उस हर्ब को पहले पाउडर करो और उस हर्ब का लिक्विड एक एक्सट्रैक्ट आप बॉईल करके बनाते हैं, उसको उसके अंदर आप टाइटोरेट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ आवर्स, जैसे 120 आवर्स टाइटोरेट करते हैं टू इंक्रीज द पोटेंसी। इसमें आप देखिए कितना होलिस्टिकली ये एक मेथड है जिसमें आपने एक्सट्रैक्ट भी निकाल दिया प्लस बाकी के एल्कलॉइड्स को भी आपने उसके अंदर रखा, जो मेन एल्कलॉइड्स है उसकी पोटेंसी को भी आपने बढ़ा दिया, तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच होगी। एक्सट्रैक्शन में आपने क्या किया, आपने एक सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट में आपने क्या करा, उसको हर्ब को डाला, उसमें से
आपने एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को आपने निकाल लिया, अब करक्यूमिन को ही हम मान लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है वो कॉन्स्टिपेट करने लग जाता है। अच्छा। कई बार वो आपको गट में जब एब्जॉर्ब नहीं होता है, गट लाइनिंग को इम्पैक्ट कर देता है बेसिकली वो, राइट। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे ये हैं। बिल्कुल वैसे ही हो गया ना, जस्ट टू ऐड, जैसे ड्यूरिंग कोविड लोगों ने काढ़ा पीना एक्सट्रीम में ले गए थे, एंड इनफैक्ट दैट लेड टू अ लॉट ऑफ इश्यूज। कोविड के बाद में हमारे पास पेशेंट्स पाइल्स के बहुत पेशेंट्स आए जिनको पाइल्स एक्टिवेट हुआ। उन्होंने क्या है कि वो सारे स्पाइसेस का अपने आप ही घर में पढ़ के कि इम्यूनिटी के लिए स्पाइसेस बोला है तो मतलब दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गया, और सारे गर्म स्पाइसेस को करके वो पीने लग गए और लोगों के एग्रेवेट हो गए। और मेरे को कई बार बड़ी हंसी भी आती है, लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। साइड इफेक्ट्स हर चीज का होता है, इनफैक्ट एक फ्रूट का भी साइड इफेक्ट है। अच्छा। हाँ, मतलब आप किसी चीज, क्योंकि और हर बॉडी अलग है, हो सकता है कि आपकी बॉडी में ना हो वो, मेरी बॉडी में वो हो, वो हम समझते ही नहीं है। तो आज अभी जो इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सारे जनरलाइज्ड है बेसिकली, मोस्टली जनरलाइज्ड है। आप सोचिए, वो सोचते हैं कि हर इंसान पे वो प्रोडक्ट वैसे ही काम करेगा। बट ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि मेडिसिन पिछले 10 साल में, एलोपैथिक मेडिसिन की मैं बात करूं, मॉडर्न मेडिसिन इज नाउ डेज टॉकिंग अबाउट personalized medicine, custom medicine, right? Whether it is even in chronic diseases, anything from cancer to general health also and wellness, now they've started talking about personalized medicine. What you're saying is कि आयुर्वेद तो हमेशा से ही कह रहा था कि personalized ही है, both as per your basic body type, जो आप कहते हैं जो 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ, फिर आपने जो कहा था एपिजेनेटिक्स, एंसेस्ट्रल आपका डीएनए, आपके स्ट्रेसर्स, आपका ज्योग्राफी, आपका रीजन, आपकी दिनचर्या। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग कि हम पूरा घूम फिर के वहीं पे आना वहीं पे है। अगर आप देखिए आगे 20-30 इयर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेद बढ़ेगा जी, और वो होलिस्टिक जो उसकी अप्रोच है वो बढ़ेगी, मतलब सही लाइफस्टाइल, करेक्ट लाइफस्टाइल, जैसा हम 100 इयर्स बैक जैसा करते थे। मतलब आजकल मैंने देखा है कई अच्छे इंस्टीट्यूशन से, जो IIM से ग्रेजुएटेड लोग हैं, IIT से ग्रेजुएटेड लोग हैं, उन्होंने ऐसे बिजनेसेस शुरू किए हैं। उन्होंने एक आउटसाइड सिटी बेसिकली लैंड्स लेके ऑर्गेनिक मतलब फूड को उगाना उन्होंने शुरू किया, खुद कंज्यूम करते हैं और लोगों को भी वो हेल्प करते हैं बेसिकली। तो लोगों के अंदर ये जागरूकता आ रही है आजकल, और जब पढ़े लिखे लोगों में जागरूकता आ रही है तो नीचे तक जाने में उसको समय नहीं लगेगा। हाँ, तो 10 to 20 ईयर्स के अंदर ये चेंज तो आएगा, लाइफस्टाइल का चेंज जरूर आएगा, लोगों को समझ आएगा बेसिकली। हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर भी हो गए, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमें अगर थोड़ा बहुत दर्द होता था, चोट लगती थी तो लग गई चोट, हो गया दर्द, you know what I mean, like even pain management in the western world, you know, just a sidebar, but morphine dependency बहुत ज्यादा है, because थोड़ा सा पेन होता है, आपसे पूछा जाता है आप 1 to 10 के स्केल पे बता दो पेन कितना हो रहा है, और अगर हो रहा है तो they will give you morphine, yes. Right, and again that is a dependency. While part of healing is to feel some pain, your body is supposed to feel pain, and certain hormones are supposed to be released, and you are supposed to go down a certain route. तो similarly मुझे लगता है कि I'm sure issues भी हैं चिल्ड्रन के साथ, बट मुझे ये भी लगने लगा कि थोड़ी सी भी चीज का डिस्कम्फर्ट का हमारा जो वो बेंचमार्क है वो बहुत लो हो गया है। सेंसिटिविटी काफी बढ़ गई है, पेरेंट्स के अंदर भी बढ़ गई है। उनको थोड़ा सा भी इशू होता है, बच्चे के अंदर दिखता है, वो एकदम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन ना सेल्फ हील होने का मौका ही नहीं देते, और जबकि यंग बॉडीज बड़ी जल्दी सेल्फ हील कर लेती है। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला, और ऐसा है, सेंसिटिविटी वाला पार्ट तो है ही है, प्लस साथ में अब सेंसिटिविटी वाला जो पार्ट है ना, उसमें क्या है, अगर आपको आज पेन हुआ है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, बट वो महीनों कैरी फॉरवर्ड वो नहीं होना चाहिए, तो दैट इज अ इशू बेसिकली। डाइजेशन में इतने इश्यूज होते हैं, बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है, नॉर्मल खाना खाने में पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे आजकल काफी इश्यूज आते हैं, और वो क्योंकि आउटसाइड फूड है, अडल्ट्रेटेड फूड है, इतना सारा कंजप्शन है, फिर टाइमिंग भी, अब पेरेंट्स की लाइफस्टाइल खराब है तो बच्चों की लाइफस्टाइल तो वैसे ही खराब होंगे, आप सोचिए। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। There is this another part where people said, you know, again in the last 4-5 years more, everything white is bad, right? Sugar has suddenly become a bad thing. Of course, maida is bad, and then dairy, you know, a lot of people are dairy free for whatever reasons. So amongst all these things, and then there is caffeine. So मुझे एक चीज़ ये पता करनी थी कि I talk to a lot of people who are very healthy otherwise. But caffeine is that one thing that they don't want to give up. आप सोचिए, सुबह उठते ही खाली पेट आपने कॉफी पिया, पूरा 1 कप भर के, फिर आपने दिन में भी पी लिया, फिर आपने शाम को भी पी लिया, फिर आप सोते समय भी पी रहे। अब इतना ज्यादा आप कॉफी अगर आप पी रहे हैं, और डायलेटर है आप समझिए, तो वो ब्लड को इतना रश कर देता है बेसिकली, आप सोचिए, और वो आपके, अगर इतना कॉफी का कंजप्शन हम करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉफी वो आपके हार्ट को सपोर्ट करता है, बट एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉफी वो आपके हार्ट के मसल्स को वीक करेगा। जो मीठा है वो सबसे बड़ा रसायन है शरीर के लिए, जो टिश्यूज को
सेल का सबसे बड़ा फूड तो वही है ओके, जो बॉडी को नरिश करता है। हाँ, बट आपको सही मीठा लेना है, गॉट इट। ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा, अब सोचिए कोल्ड ड्रिंक्स है, Right. कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर शुगर होती है, बट कितना ओवरलोडेड शुगर होता है Right. बेसिकली। तो वैसे तो आप देखिए वीट भी, कोई भी चीज, प्रोटीन सारा स्वीट है, सब हर जगह से आपको अल्टीमेटली हर चीज ब्रेक डाउन होकर कैलोरी में कन्वर्ट होती है हमारे शरीर के अंदर, है ना। बट शुगर एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली आपको एब्जॉर्ब होता है शरीर के अंदर, एनर्जी को एकदम से अपलिफ्ट करता है, राइट राइट। तो राइट स्वीट लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेम मैदा है, अब मैदा क्या है, रिफाइंड फ्लोर हो गया बेसिकली, Right. रिफाइंड फ्लावर हो गया। अब उसमें चोकर नहीं है, चोकर मतलब उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ही आप उसको खाएंगे मैदा को, अब उसमें ग्लूटेन जो है, स्टिकी प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, तो वो इजीली बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। और फाइबर नहीं है तो धीरे धीरे वो कॉन्स्टिपेट भी करता है, वो इंटेस्टाइन्स के अंदर रुकने लग जाता है। एंड हेंस जो आप कह रहे हैं आजकल लॉट ऑफ पीपल वांट टू बी ग्लूटेन फ्री बिकॉज ऑफ, हाँ, तो अब पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे तो जो रोटी होती थी वो ब्रेक होती थी ऐसे, मतलब ब्रेक क्यों हो रही है, फाइबर अच्छा है उसके अंदर, तो ग्लूटेन स्टिकी प्रोटीन बना नहीं। और मैदा की जो रोटी है, जो आजकल जो आशीर्वाद का आटा है, कोई भी आटा आप लेते हैं ब्रांड का जो रिफाइंड है बहुत ज्यादा, वो उस आटे को भी मैदा ही बोलता हूँ एक्चुअली, क्योंकि उसमें फाइबर तो है नहीं, वो खिंचती है ऐसे। ओह, सो दैट्स द हाँ, क्योंकि मैदा जब आप खाते हैं, जब आप व्हाइट फ्लावर को कंज्यूम करते हैं, तो बॉडी को अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को लगाना पड़ता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और वो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देती है हमारे शरीर के अंदर। इसलिए मैदा जो है वो खराब है। आप देखिए पिज्जा के साथ आप कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हैं? आप पिज्जा खाइए पर कोल्ड ड्रिंक मत पीना, आपको लगेगा कि वो पेट में ही रखा हुआ है एक्चुअली। अच्छा, जो कार्बोनेटेड वाटर होता है जस्ट टू ब्रेक डाउन इट, ठीक है। ओह, आई डिड नॉट नो, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता, आई एम क्यूरियस टू थिंक इवन इफ द डोमिनोज पीपल थॉट ऑफ इट लाइक दैट। हाँ, तो नहीं, बिल्कुल। और आप सोचिए कि बिना, जब तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, आपने नान खा लिया, कई लोगों को कोल्ड ड्रिंक के साथ वो नान खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो दे आर इजी, बट उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला हमें। राइट, इट्स जस्ट टू ब्रेक इट, योर बॉडी इज, बस एक बार क्या एलिमिनेशन हो जाए या निकल जाए किसी तरीके से शरीर में, वो ना रहे, बट वो टेस्ट के लिए हमने उसको कंज्यूम कर लिया। तो एनीथिंग जो वो बॉडी जिसको हैंडल नहीं कर पा रही है, वो चीज प्रॉब्लम है। चाहे वो फिर व्हाइट है, मैं इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता कि सारे व्हाइट्स ही खराब है, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली में। वो ठीक है, एक उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया, इजी टू अंडरस्टैंड तरीका बना दिया, बट एनीथिंग जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, और वो आपकी हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। जैसे हमने बात की, आपने आयुर्वेद जो हम कह रहे हैं कि इंडिया में धीरे धीरे, जैसे आपने कहा, बढ़ रहा है, इवन आयुष मिनिस्ट्री इज वर्किंग अ लॉट इन पुटिंग द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस। बिल्कुल। आई थिंक पिछले अगेन 10 से 15 साल में ही ये सारे चेंजेस, उससे पहले तो आयुष ऑल्सो डिड नॉट एग्जिस्ट, इट वाज पार्ट ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री। बिल्कुल। तो उससे आपने कुछ देखा है चेंज इन दैट सेक्टर विद द आयुष मिनिस्ट्री कमिंग इन एंड सेटिंग एनी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स? डेफिनेटली आयुष मिनिस्ट्री का ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं। इनफैक्ट बेसिकली प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बोलूँगा तो आज देखेंगे उत्तराखंड में रिमोट विलेजेस के अंदर भी आयुष सेंटर्स हैं। अच्छा, ठीक है, आयुष सेंटर्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठता है, ठीक है। जो वहाँ के जो गांव के जो लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है, तो उनको वो मतलब उन्होंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आके और अपना बेसिक दिनचर्या और इस तरीके से हो सके। तो आयुष सेंटर्स उन्होंने बनाए, बहुत सारी सब्सिडीज उन्होंने रखी कि कोई जो लोग आयुर्वेद के अंदर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, या कोई भी आयुर्वेदिक खेती पे भी उन्होंने काफी सब्सिडी दी कि हर्ब्स को आप ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि हर्ब्स ही तो आयुर्वेद है। तो एक लाइफस्टाइल हो गया, और दूसरा मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं देखूंगा, जो कि 5% है मेडिसिन आयुर्वेद का, तो वो पूरा डिपेंडेंट है हमारे हर्ब्स पे। अब बहुत सारी हर्ब्स एक्सटेंट हो रही है, तो उस पॉइंट से जैसे आपने कहा बहुत सारे हर्ब्स एक्सटेंट हो रही है, नए यूज केसेस आ रहे हैं, डू यू थिंक द गवर्नमेंट और द आयुष मिनिस्ट्री और कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जिसमें इसमें अब रिसर्च होनी चाहिए, जो साइंस आपकी प्लेटो हो गई थी इतने साल पहले, उससे अब जो यूज केसेस हैं, अब जो अवेलेबल हर्ब्स हैं, अब जो अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं, आई थिंक देयर इज सीम्स लाइक समवॉट ऑफ अ गैप। डेफिनेटली इट इज अ गैप। आज से 100 साल पहले जो होता था वो आज नहीं होता है। Right. जंगलों में, है ना, चाहे वो आप उत्तराखंड में लगा लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश के जंगलों में लगा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें एक्सटेंट हो गई हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा स्टेप भी लिया है, उन्होंने हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, अच्छा, ये उन्होंने सेटअप किए हैं, ठीक है। ऐसा ही एक चमोली गोपेश्वर में है, मतलब उत्तराखंड में तो काफ़ी है, अच्छा, ऐसे मध्य प्रदेश में भी है। तो वहाँ पे जो लोकल हर्ब्स होती हैं, तो वो फार्मर्स को ट्रेन करते हैं, अच्छा, कि आपकी लैंड पे ये हर्ब्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कराते हैं, और इसको कैसे आपको प्रिजर्व करना है। फिर एक बड़ा अच्छा स्टेप है, मैं आयुष मिनिस्ट्री का ये बोलूंगा, कि वो फिर वो ट्रेडर और फार्मर की एक मीट कराते हैं। अच्छा, कि उस फार्मर ने जो भी हर्ब को प्रिजर्व किया है अपने लैंड के अंदर, उसको प्रोसेस करके, ड्राई करके, है ना, सन ड्राई करके, और उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में लाके वो ट्रेडर को सेल कर सके बेसिकली। ये प्लेटफॉर्म भी
गवर्नमेंट ने बेसिकली बनाया है। तो और नई नई हर्ब्स पे जो एक्सटेंट हर्ब्स है उसको, ताकि लोग, उसी के लिए ये मेन प्रोग्राम है, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करके लोगों को बताते हैं कि ये हर्ब, उसकी सैपलिंग्स बनाते हैं और वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फार्मर्स अपने लैंड पे उसको लगाता है ताकि एक्सटेंशन से वो चीज़ें हट जाएं। और कुछ हर्ब्स को के प्रोक्योर करने पे जंगलों से गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन भी लगाया है, जैसे बर्बेरिस एरिस्टाटा, दारू हल्दी इसको हम बोलते हैं, जो उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, उस पर बैन है। ऐसे कई हर्ब्स है, टेक्सास बकाटा है जिससे टेक्सॉल निकलता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कीमोथेरेपी ड्रग्स। ओके। तो वो भी उत्तराखंड में काफ़ी होता है, 2200 मीटर्स ऊपर एक्चुअली वो। अच्छा। उस पर भी बैन लगाया है ताकि उसका वो ना हो, स्मगलिंग ना हो या ब्लैक मार्केटिंग ना हो बेसिकली। तो गवर्नमेंट अपने एंड पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अपने एंड पे काफ़ी कुछ कर रहा है, बट हम कितना कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कितना है बेसिकली वो मैटर करता है। तो मैंने यही देखा है हर जगह कि गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बहुत कुछ करता है बट लोग नहीं सुधरते हैं। तो अभी जैसे लोग, लॉट ऑफ पीपल आयुर्वेद ऑनलाइन जाके कुछ भी ले लेते हैं, राइट? लाइक यू कैन गो टू, I mean, any of the larger platforms, there are a lot of D2C brands also. How does, कोई कैसे डिसाइड करता है कि ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए सही है या ये वाला लेना चाहिए? What is your recommendation there? देखिए, इसमें दो चीजें मैं बोलता हूँ। एक तो हो गया मेडिसिन, एक हो गया सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट को तो लोग अपने हिसाब से ले, जैसे अश्वगंधा है, ठीक है, आपने अश्वगंधा का एक प्रॉपर हर जगह रिसर्च है कि वो थोड़ा सा आपको एनर्जी भी देता है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है, उसको तो आप ऐसे ही ले सकते हो। बट उसमें भी मैं बोलूंगा कि लिमिटेड टाइम के लिए किसी भी सप्लीमेंट को आप लें तो कुछ समय के लिए लें, उसके बाद उसको छोड़ दें। बट जहाँ पे मेडिसिन की बात आती है, लोग आयुर्वेद में क्या करते हैं, एलोपैथी में नहीं करते हैं ऐसा। एलोपैथी की मेडिसिन के लिए वो डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, बट आयुर्वेद में, आयुर्वेद की क्लासिकल मेडिसिन को भी वो नेट पे पढ़ के अपने आप को सेल्फ प्रिस्क्राइब कर, क्योंकि आपने जो कहा ना, लोग कहते हैं आयुर्वेद में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अब मान के चलिए आरोग्यवर्धिनी वटी लीवर के लिए, अब किसी को लीवर का फैटी लीवर आ गया, वो क्या करेगा, सीधा आरोग्यवर्धिनी वटी लेके खाना शुरू कर देगा, या हिमालय के लीफ 52 खाना शुरू कर देगा, बिना डॉक्टर से जाने के वो लीवर में जो इशू है वो क्यों हुआ, रूट कॉज बिना जाने। और वही एलोपैथी की अगर मेडिसिन होगी तो वो पहले डॉक्टर के पास जाएगा, उससे कंसल्टेशन करेगा, वो प्रिस्क्रिप्शन देगा, उसके बाद जाके वो मेडिसिन लेगा। ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर जो नैरेटिव है कि आयुर्वेद के अंदर बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, या वो लोग बोलते हैं कि उससे लिवर खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो इक्वली एलोपैथी की मेडिसिन से भी होता है, ठीक है। वो आप जब गलत तरीके से मेडिसिन लेते हैं, ओवरडोज करते हैं मेडिसिन का, या पुअरली प्रिपेयर्ड मेडिसिन जब आप ले लेते हैं, जैसे नकली मेडिसिन अगर एलोपैथी की भी आप ले लें तो वो भी नुकसान करेगी, नकली मेडिसिन आयुर्वेद की भी ले लें तो वो भी नुकसान करेगी। ये बिल्कुल बात सही है कि हर चीज में आई थिंक साइड इफेक्ट होता है, और उसको वैसे ही एज अ मेडिसिन, उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप, सप्लीमेंट की बात अलग है, बट बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिसिन ना लें एक्चुअली, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो एलोपैथिक, कुछ भी है बेसिकली। और ये इंडिया इज द बेड और यू नो लाइक द मेन सीट फॉर आयुर्वेद, सारी हमारी नॉलेज यहीं पे है। बट यूएस एंड यू नो इन द वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल, आयुर्वेद एंड होलिस्टिक मेडिसिन को काफी लाइक एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, उसमें हाउ टू लाइक आर यू सीइंग पीपल गो मोर एंड मोर इनटू दैट, लाइक इज दैट अ बिग ग्रोथ मार्केट? डेफिनेटली। अब बाहर की अगर आप बात करेंगे, यूएस की बात करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, तो स्विट्जरलैंड की इनफैक्ट आप बात करेंगे, तो वहाँ पे हर्बल मेडिसिन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर वो लोग ऑर्डर करते हैं इंडिया से ऑर्गेनिक हर्ब्स। अच्छा, उनके रूल्स बड़े वो हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि ऑर्गेनिक हर्ब्स, बेसिकली हर्ब्स की क्वालिटी, उसकी टेस्टिंग, ये सब चीज़ें हम यूएस करते हैं। यूएस में हम ऑर्गेनिक हर्ब्स बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ का जो यूएस एफडीए बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है इसके, वो पूरा एकदम से डिस्कार्ड कर देता है, अगर कुछ भी उसको कमी लगती है तो सीधा ट्रैश कर देगा बेसिकली। और बट वो हर्बल मेडिसिन काफ़ी जाती है वहाँ पे ना, बट वो इंडिया की तरह नहीं करते। वहाँ पे क्या होता है ना, वो मिक्सचर्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, वो सिंगल हर्ब्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है, जैसे वो अर्जुन है, अब उनको पता है अर्जुन का प्रॉपर एक स्टडी है, अर्जुन एक जो बार्क होता है जो हार्ट के लिए अच्छा है। ओके। तो आप मान के चलेंगे यूएस में हमारा अर्जुन बहुत सेल होता है बेसिकली, क्योंकि वो हार्ट हेल्थ के लिए लेते हैं। अब उन्होंने वो सिंगल, वो होलिस्टिक ले रहे हैं, आप सोचिए, वो एक्सट्रैक्ट में ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो होलिस्टिक जो ऑर्गेनिक हर्ब है बेसिकली, और वो सिंगल हर्ब को कंज्यूम करते हैं बेसिकली, डिपेंडिंग अपॉन, वो पहले समझते हैं हमारे शरीर में किस चीज की जरूरत है हमें, उस हिसाब से वो हर्ब का सिलेक्शन करते हैं और वो लेते हैं बेसिकली। तो दे आर वेरी इन्फॉर्म्ड ऑडियंस। But that also means that the market is much larger. सिर्फ इंडिया का ही मार्केट नहीं है वो, definitely because wellness across the world is increasing, longevity, good lifestyle, तो उस सब में I think आयुर्वेद is complete. आप देखिए, आप चाइना में देखेंगे, चाइना के अंदर अगर आप देखेंगे कि एलोपैथी मेडिसिन, हालांकि वो 70% मार्केट शेयर उसी का ही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर वही एपीआई सप्लाई करता है, बट जो चाइना के लोग हैं, आप उनसे पूछे, वो चाइनीज मेडिसिन और ऑल हर्बल एक्चुअली। जैसे आपने बोला कि इंडिया आयुर्वेद की जो
नॉलेज है वो इंडिया से शुरू हुई, बट जो हर्ब्स का किंगडम आप बोलेंगे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा स्प्रेड है बेसिकली, हर जगह है वो हर्ब्स। आपको कहीं पे भी चले जाइए जहाँ पे ग्रीनरी है वहाँ पे आपको सारी हर्ब्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ ये इंडिया में ही बाउंडेड नहीं हो, इंडिया में इनका काम होता है, लोग हर्ब्स को प्रॉपरली कल्टीवेट करते हैं, उसको उसकी फार्मिंग करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, तो आप अबंडेंस में यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लोग उसको फॉलो करते हैं। अब वहाँ पे लोगों ने फॉलो करना शुरू किया है। अब बहुत सारी हर्ब्स मैं देखता हूँ यूएस के अंदर भी लोगों ने और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने ग्रो करना शुरू किया है अपने आप वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और वो धीरे धीरे इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रिसर्च जो मैं मानता हूँ, जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसने आयुर्वेद पे आज तक, मतलब पिछले 100 सालों में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया तो अब बहुत पीछे हो गया आयुर्वेद में, बट जर्मनी बहुत आगे चला गया आयुर्वेद के अंदर, बहुत आगे चला गया, मतलब वो मेडिसिन से बियॉन्ड चला गया एक्चुअली में। ओके। हाँ, आप सोचिए कि जो प्राणायाम है ना, एक हमारा जो हम बोलते हैं दिनचर्या में कि आपको अपनी सांसों पे कंट्रोल रखना चाहिए, कुंभक ब्रेथ होल्ड, उन्होंने उस पर पूरी रिसर्च कर डाली ब्रेथ होल्ड पे, और कि ब्रेथ होल्ड करने से आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीशन होता है, स्टेम सेल्स कितने बढ़ते हैं, क्या क्या केमिकल्स बॉडी और बनाती है, कैसे बॉडी रिकवर करती है। उन्होंने पूरा, जैसे अब हम एंटी एजिंग की बात कर रहे थे, हाँ। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि अगर कोई इंसान रेगुलरली डेली ब्रेथ होल्ड की प्रैक्टिस करता है, मॉर्निंग और इवनिंग जो भी है, तो एंटी एजिंग इफेक्ट्स उसको अपने आप दिखने लग जाते हैं। और उनकी ये रिसर्च शुरू हुई थी हाई हिल्स पे जो लोग रहते हैं, जहाँ पे बहुत लो ऑक्सीजन रहता है, तो वहाँ पे एजिंग कम होती है, तो लो टेम्परेचर। तो उनका मानना ये है कि जितना आप बॉडी को ईज कर दोगे, मतलब सोल्यूशन दे दोगे बहुत, जैसे आप मान के चलिए कि प्योर ऑक्सीजन दे दो, या आप सोचिए टेक्नोलॉजी इतनी सारी आ गई है, पहले 100 साल पहले मुनीम होता था, करोड़ों का हिसाब हाथों में लगा लेता था, आज हमें छोटी सी कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए होता है, हैबिट हमारी ऐसी बन गई है। तो बॉडी के साथ क्या है कि बॉडी को एफर्ट मांगती है बॉडी, जितना बॉडी को एफर्ट क्या हो गया, देखिए ह्यूमन और प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटी ग्रो कर रहा है ऊपर, तो क्यों कर रहा है वो प्रेशर जो है, वो एफर्ट जो है हम क्रिएट करते हैं जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी है, जो हमें ऊपर की तरफ लेके जाता है। जिस दिन वो एफर्ट कम होता है तो हम नीचे की तरफ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो जो ब्रेथ होल्ड है वो एक एफर्ट है, कुंभक बोलते हैं इसको। और वो एफर्ट, इसका और एक्सप्लेनेशन देखिए कितना ब्यूटीफुल उन्होंने दिया कि ये कुंभक जो है, ये है आया तो आयुर्वेद से ही है। अब ये कुंभक सिर्फ ऐसा नहीं है कि सांसों का कुंभक है, आप अगर किसी चीज को नहीं देख रहे हैं तो वो नेत्र का कुंभक हो गया, ठीक है। कुछ चीज नहीं सुन रहे हैं तो वो कर्ण कुंभक हो गया बेसिकली। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 सेंसेस को थोड़ा रेस्ट देना, जो आजकल है ही नहीं, आज के इतने लाइफस्टाइल ऐसा है। नहीं, ये तो हमारे फोन में कांस्टेंट डोपामिन है। अगर हम तो आप एक प्रैक्टिस में अभी ऑन कैमरा बताऊंगा कि कुटी प्रवेक्षा बोलते हैं आयुर्वेद में, इसमें क्रॉनिक पेशेंट को ट्रीट कैसे किया जाता है। एक रूम बनाया जाता है, उसमें 3 लेंटर्स होते हैं, लाइट नहीं एंटर करती उसके अंदर, ओके, और उसके अंदर ही उसको ट्रीट किया जाता है, मतलब डार्कनेस के अंदर बॉडी रिजुविनेट करती है। ओके। तो इसी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके एक तरीका बनाया जो पेशेंट्स को मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा फायदा करता है। मैं बोलता हूँ कि रूम में जाओ, बिल्कुल अंधेरा कर दो, आंखों पे पट्टी बांध लो और कानों में वो बड्स लगा लो ताकि कोई वो ना आए, और फिर आप ब्रेथ होल्ड की प्रैक्टिस करो। तो 5 इंद्रियों का कुंभक इकट्ठे आप कर रहे हैं, पंच इंद्रिय कुंभक। ओके। 5 इंद्रियों को रेस्ट दे रहे हैं आप, और फिर 1 घंटा अगर आपने करा, 1 घंटे के बाद बाहर निकलना, यू विल सी एवरीथिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको कलर्स और ब्राइट दिखेंगे, आपकी क्लैरिटी इतनी बढ़ जाएगी। बेसिकली 1 दिन करना है, एक बार के करने से ही आपको वो इम्पैक्ट आएगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई थिंक वन टाइम एवरीवन। और सोने में हम वो करते ही हैं, बट आजकल हमारी स्लीप भी ऐसी हो गई है ना, आप सोचिए कि डीप है ही नहीं। वो वैसे भी होता है ना, फोन देखते देखते सो गए, फिर उठते ही सबसे पहले हाथ कहाँ गया फोन के पास। और सोचिए कि ये जो कॉन्सेप्ट्स आप बता रहे हैं, दिस इज बियॉन्ड मेडिसिन। ये जो चीजें हैं, ये हमारी बॉडी को, जो मैं बोल रहा था ना कि हमारी बॉडी सब कुछ खुद कर सकती है, हमारी बॉडी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। हर बीमारी की दवाई उसको बनाना आता है, बट हमें उसको उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, बॉडी को रेस्ट देना, ठीक है, हमारे सेंसेस को रेस्ट देना, ये बॉडी को इनेबल करती है कि बॉडी उन चीजों को सेल्फ जनरेट करे, सेल्फ बनाए, ताकि बॉडी किसी भी बीमारी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो अब आपने एक तो ये बताया, एंड अब मैं 2 चीजें बस अब आपसे और पूछूंगी। वन इज व्हाट डू यू थिंक, इवन तो हमने बात की कि सुपर पर्सनलाइज्ड होता है आयुर्वेद में, जैसे आपने एक ये चीज बताई कि दिस इज अ प्रैक्टिस मे बी वन कैन ट्राई फॉर वन डे, व्हाट आर द top 3 things if you had to tell anyone कि generically ये चीजें 3 practices आपको करनी चाहिए, which can be very simple but can be fairly like impactful या life changing आपके लिए? सबसे पहली चीज है जो मैं देखता हूँ आजकल लोगों में, लोग पानी नहीं पीते। बॉडी के हिसाब से आपको प्रॉपर पानी तो पीना चाहिए, कैलकुलेशन है कि पर 20 kg 1 लीटर पानी पीना चाहिए। पर 20 kg of your weight 1 लीटर पानी पीना चाहिए। अब 60 किलो 3 लीटर। अब उसमें लोगों के इश्यूज क्या आते हैं, लोग बोलते हैं कि ज्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि हम आरओ का पानी पी रहे हैं। अच्छा। अब उसको तो हम नहीं हटा सकते क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर का सारा पानी तो इतना खराब है, तो उसको तो करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोलाइट, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, वाटर को सेल्स में एब्जॉर्ब कराते हैं। अगर आप
आरओ का पानी ही पीते रहेंगे तो उससे होगा क्या, जो वाटर है वो सेल्स के अंदर ना जाके बाहर एक्यूमुलेट होने लग जाता है एक्चुअली में। और एनीथिंग जो बॉडी एक्यूमुलेट करती है तो बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, इसलिए वो यूरिन का प्रेशर बना देती है। और जिनका बॉडी यूरिन का प्रेशर नहीं बना पाता उनकी बॉडी के अंदर रिटेंशन हो जाता है एक्चुअली। तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी लो शुगर अच्छा इलेक्ट्रोलाइट जो है एटलीस्ट फॉर 21 डेज तो लगातार ले लें। अच्छा, 4 ग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसके बाद हफ्ते में 1 या 2 बार आपने ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो बॉडी के अंदर सेल लेवल पे वाटर एब्जॉर्ब होगा बेसिकली। तो सही तरीके से पानी पीना। और मैं बोलता हूँ एक बारी में ज्यादा पानी भी मत पीजिए, सिप सिप करके पीजिए पूरे दिन में। तो हमेशा मैं अपनी टेबल पे एक ग्लास रखता हूँ और सिप सिप करके पानी पीता रहता हूँ। वो बोलते हैं ना पानी को पियो मत खाओ, उसको प्रॉपर घुमा के फिर उसको अंदर लेके जाओ। अब ये आपने जो बात की ना बहुत मुश्किल, लोग पानी पी ले, ये मुश्किल है नहीं, बट ये अगेन इट्स अ हैबिट। राइट, ये धीरे धीरे ना जैसे आप काम कर रहे हैं आपको पता भी नहीं लगेगा, वो एक आपकी हैबिट का पार्ट बन जाएगा Right. कि आप जैसे बात करते हुए हम हाथ हिलाते हैं, बात करते हुए मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ, काम करते हुए मैं पानी पी रहा हूँ, पता ही नहीं लग रहा, वो रूटीन बन गया मेरा। यू हैव टू स्टार्ट इट। दूसरा है ब्रेथ। अभी हम बोलते हैं ना, मैं बोलते कभी हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं गाड़ी में हवा पानी चेक कर लेना। तो पानी तो हमने चेक कर लिया, अब हम हवा की बात करते हैं। 70% लोग पूरे वर्ल्ड में नेगेटिव ब्रीथ करते हैं। वो सांस को बहुत शॉर्ट ब्रेथ है, आप सोचिए। अब शॉर्ट ब्रेथ है तो अगर हवा आपके लंग्स में, एयर आपके लंग्स में ज्यादा समय तक नहीं रुकी तो वो एक्सचेंज ही नहीं हो पाता है प्रॉपर्ली। जब हम सांस को अंदर भरते हैं तो लोग क्या करते हैं, चेस्ट को ऊपर करके और टमी को टक इन कर लेते हैं ऐसे, लाइक दिस। अब डायफ्राम ऐसे है, मैकेनिकली इट शुड गो डाउन, तो लंग्स नीचे और पीछे की तरफ एक्सपैंड होते हैं पूरे। ओके, अब आपने ऐसा जेस्चर बनाया ब्रीदिंग में। अब देखिए, अब मैं डीप कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि डायफ्राम तो नीचे गया ही नहीं। एक इंप्रेशन मैंने दे दिया चेस्ट को ऐसे करके कि मैंने डीप ब्रीथ ले लिया, बट डीप ब्रीथ नहीं है ये एक्चुअली में। आप देखेंगे जो ब्रेथ आपकी जो काउंट है इन अ मिनट वो बहुत ज्यादा होगा इसमें। सांस को जब अंदर भरें तो टमी जब बाहर आएगा तो डायफ्राम पूरा नीचे गया, तो सांस को अंदर भरें और टमी जब रिलैक्स करके, टमी को रिलैक्स करके उसको बाहर निकालें, लाइक दिस। एक्सपैंड करना चाहिए स्टमक। सो इट्स अ गुड सेल्फ चेक टू सी कि अगर हम ठीक से यू विल एंड अप डूइंग, मतलब इनहेलेशन आप 20-30 सेकंड तक भी कर सकते हैं अगर आप टमी को एक्सपेंड कर रहे हैं। और जब आप उल्टा कर रहे हैं तो आप 2-3 सेकंड का इनहेलेशन कर पा रहे हैं, 3-4 सेकंड का इनहेलेशन कर पा रहे हैं। तो पहले तो इसका करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले इसको करेक्ट करिए। और करेक्ट करने के लिए वही अगेन, अब ये पुरानी हैबिट बन चुकी है आपकी, इस हैबिट को चेंज करने के लिए आपको इसको डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिनरी मैनर के अंदर सुबह सेम टाइम पे और शाम को सेम टाइम पे करना है। सेम टाइम बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज 8 बजे किया कल 12 बजे कर ले, नहीं तो फिर वो हैबिट नहीं बनेगी कभी भी ना। क्योंकि हर एक्टिविटी जो हम करते हैं एज ए डीएनए इंप्रेशन हमारे डीएनए में जाती है। जब उसके अंदर वो एनकोड हो जाएगी तो हमारी हैबिट बन जाएगी एक्चुअली में। एयर को भी मैं एक फूड मानता हूँ। एयर से भी बॉडी बहुत न्यूट्रिशन लेती है। एयर को आपने जिस तरीके से हम च्यू करते हैं, मुंह में हम खाने को रखते हैं और च्यू करते रहते हैं, जैसे गाय भी है अगर वो देखेंगे वो बहुत च्यू करती है, तो ऐसे ही उस एयर को मैं च्यू कर रहा हूँ वहां पे रिटेन करके, ताकि बॉडी उसमें से मैक्सिमम निकाल सके। आपने क्योंकि अब बात की च्यू करने की, मैं एक इसमें ऐड करना चाहूंगी। माय फेवरेट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ऑयल पुलिंग। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पीपल, इवन इफ समवन हैजंट डन इट, इट इज डेफिनेटली समथिंग टू ट्राई। मॉर्निंग में अगर आप वो 1 स्पून ऑयल लेके उसको स्विश करें माउथ में, नो अमाउंट ऑफ माउथ फ्रेशनर, कुछ भी क्लीनिंग, द वे इट क्लीन्स योर माउथ एंड योर ओरल हेल्थ केयर is the best। मतलब मुझे लगता है, and that actually even helps anything that you're eating, consuming, cavities, कुछ भी। तो ऑयल पुलिंग जैसे आपने अभी इसको रिलेट किया ओरल हाइजीन से और इन सब चीजों से, ओरल हाइजीन तो एक एस्पेक्ट है, बट इट इज मच मोर देन दैट। अच्छा, ऑयल पुलिंग जब आप करते हैं सो यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टर्मिनल डिजीजेस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। उसका कारण क्या है? क्योंकि टंग एक न्यूरोप्लास्टिक फाइबर है। अच्छा, और ऑयल की बड़ी नरिशिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, और इट कनेक्ट्स टू द ब्रेन स्टेम, एंड ब्रेन स्टेम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। और बोन मैरो का जो लोकेशन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेन जो लोकेशन है, प्राइमरी जो लोकेशन है, जिसको हम आयुर्वेद में 6th टिश्यू बोलते हैं, मज्जा धातु बोलते हैं, जो हमारे सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है। आप सोचिए, क्योंकि हमारे विचार खराब होते हैं तो हमारे फिनोटाइप्स खराब होते हैं। फिनोटाइप्स मतलब हमारी जो 98% जो जीन्स हैं जो सिर्फ थॉट से चेंज हो जाती हैं। जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं उसकी नरिशिंग प्रॉपर्टी आपके बोन मैरो को नरिश करती है थ्रू न्यूरोप्लास्टिक फाइबर्स। बेसिकली वो जो नरिशिंग प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से हम मसाज करते हैं वैसे ही टंग और ये पूरा जो एरिया है वहाँ नरिशिंग प्रॉपर्टीज हमारे बोन मैरो में जाके किसी भी तरीके के दोष को एलिमिनेट करती है वहाँ से, चाहे वो वायु दोष है, चाहे वो पित्त दोष है, चाहे वो कफ दोष है बेसिकली। और सबसे पहली चीज तो वो आपको कोई भी, अगर आप किसी मेंटल इशू से अगर आप गुजर रहे हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
कभी भी देखिएगा ऑयल पुलिंग करने के बाद आपका माइंड बड़ा स्टेबल हो जाएगा, आपके थॉट्स जो है हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों हो रही है हाइपर एक्टिविटी कम? क्योंकि बोन मैरो स्टेबलाइज हो रहा है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सीधा इंपैक्ट करता है बेसिकली जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं। तो ऑयल पुलिंग एक ऐसी चीज है, ब्रश की तरह अगर कोई इंसान उसको डेली करे तो वो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। तो ये मैं हमेशा हर जगह बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑयल पुलिंग करना। अब डॉक्टर कौशिक, हम एक लास्ट सेक्शन करेंगे आपके साथ, जो हमारा फन सेक्शन है। उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको क्विकली ऑप्शंस में जवाब देना है कि आपको कौन सी चीज आप प्रेफर करते हैं, वन ओवर द अदर। वार्म वाटर विद लेमन और हनी इन द मॉर्निंग, और ब्लैक कॉफी। मुझे तो नहीं लगता इन दोनों में से कोई भी होगा, बट ओके। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। मतलब अगर कोई थोड़ा सा मैं कंडीशनल भी इसमें लगाऊंगा, अगर कोई बहुत ज्यादा फैटी है तो वो लेमन और वार्म वाटर और हनी के साथ ले सकता है, क्योंकि वो एकदम से आपको फैट को बिल्कुल मेल्ट करता है और आपको पतला करता है। और जिसको थोड़ा सा लो फील होता है, जिसको जो फैट नहीं है, तो वो अ पिंच ऑफ कॉफी बेसिकली ले सकता है सुबह। दिन में एक मील योगी खाते हैं, 2 लोग भोगी और 3 रोगी। सो डू यू थिंक दैट्स राइट? मतलब हर कोई 2 मील खाना काफी मुश्किल है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? देखिए इसमें क्या है, जो 2 मेजर मील्स होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसे पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे 10 इयर्स पहले, तो एक 11 बजे मील खाते थे और शाम को 6 बजे खाते थे। दैट्स इट। अब ये होगी मेजर मील। मेजर मील के अंदर क्या होगा, इसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्ब भी है, मतलब एवरीथिंग बैलेंस्ड मील है बेसिकली। उसके अलावा अगर आपको बीच में फ्रूट्स खाने हैं तो फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा लाइट स्नैक जैसे पफ्ड राइस है या आपने रोस्टेड मखाने हैं। ठीक है, शर्त ये होनी चाहिए 200 कैलोरीज से कम होना चाहिए बेसिकली, 200 कैलोरी से कम होना चाहिए। तो 2 मील मेन रखिए और बाकी बीच में जो फिलर्स है तो वो आप वो कर सकते हैं, बट उसमें भी ना 3 घंटे का गैप कम से कम रखना है। लोग क्या करते हैं, अभी लंच किया है, 1 घंटे बाद फिर कुछ मंच करने लग जाते हैं। तो टाइम तो हमें देना है ना एक्चुअली में, पेट को भी तो ब्रेक देना है। तो आइडियल टाइम तो 6 आवर्स है 2 मेजर मील्स के बीच में। अच्छा, हाँ, 6 आवर्स के बाद ही आपको दोबारा मेजर मील खानी चाहिए। हाँ, उससे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स ले लीजिए बीच में, ऐसा कुछ ले लीजिए, है ना, जो कि कैलोरीज जिसमें बहुत कम हो एक्चुअली में। गॉट इट। एंड आपका फेवरेट मील या फूड क्या है? मेरा फेवरेट मील है किनुआ प्लस मूंग दाल की खिचड़ी। अच्छा, क्योंकि इट इज अ वेजिटेरियन लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्रोटीन सोर्स है। किनुआ इज 16% प्रोटीन, मूंग दाल इज 23% प्रोटीन। अच्छा, तो सीजनल वेजीज डाल के उसका एक वो बनता है, एंड इट इज रिच इन फाइबर आल्सो। क्लियरेंस, आप इसको रात को खा के देखिए, बिल्कुल 1 शॉट क्लियर होता है बेसिकली स्टमक, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेसिकली। तो किनुआ, मूंग दाल और प्लस सीजनल वेजीज, सो दिस इज माय बेस्ट मील, जो लाइट भी है और फिलर भी है एक्चुअली में, फाइबर की वजह से, और प्लस प्रोटीन रिच भी है बेसिकली। आपका भी ऐसा होता है कि व्हाट इज योर चीट मील? पराठे मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो चीट मील होती है। वैसे मैं जनरली स्टफ्ड रोटी खाना पसंद करता हूँ, बट कभी जब मन करता है तो फिर देन आई हैव बेसिकली यू नो प्रॉपर जो पराठा बनता है ना, उसको घी में करके और वो करके बेसिकली। यस, हाँ, तो वो हफ्ते में 7-10 डेज में एक बार बेसिकली कंज्यूम कर लेते हैं। So, ऐसा मतलब ऐसा कोई आपकी रिकमेंडेशन है जो किसी को, अगर कोई बाहर जाए और यू आर एट अ पार्टी एंड यू डोंट नो व्हाट, मतलब यू वांट टू से नो टू समथिंग बट यू डोंट नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू हैव? मतलब कोई भी फ्रेश फ्रूट का कुछ भी है वहाँ पे आप ले सकते हैं। हाँ, फ्रेश फ्रूट का कोई जूस है, कोई ऐसा फ्रेश लाइम सोडा भी लोग ले लेते हैं। सोडा को मैं नहीं बोलूंगा, सोडा इज नॉट गुड थिंग, मतलब फ्रेश लाइम वाटर मैं बोलूंगा बेसिकली, वो भी आप ले सकते हो। क्योंकि सोडा कार्बोनेटेड वाटर जो है वो बोन को रस्ट करता है लॉन्गर पीरियड के अंदर एक्चुअली में ना। तो जो लोग सोडा का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, उनके हाथ शिवर करने लग जाते हैं। तो बोन टिश्यू को वो वीक करता है एक्चुअली में, लीच आउट करता है ना। अच्छा, कार्बोनेटेड वाटर, हाँ, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं पीना चाहिए। सोडा जरूरत पड़ने पे आप ले सकते हैं। जैसे किसी को एसिडिटी हो रही है तो कार्बोनेटेड वाटर थोड़ा सा एसिड में, और एकदम से आपको ना बर्ब्स आते हैं और आपके पेट को लाइट कर देता है। राइट। कोई सजेशन है कि जैसे मिथ बस्टर्स, लाइक लोगों को लगता है ऐसे होता है बट एक्चुअली ऐसे नहीं होता, ऐसे कोई टॉप 3? हाँ, तो कुछ बस्टर्स ऐसे हैं तो जिसमें लोग जनरली, आजकल ट्रेंड क्या बन गया है, खाना खाया उसके बाद वो स्वीट खाते हैं। हाँ, तो वो लोगों को लगता है कि वो स्वीट खाने से खाना डाइजेस्ट अच्छा हो जाता है, बट ये बहुत गलत है। अच्छा, हाँ, तो आयुर्वेद इसमें टेस्ट थ्योरी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। टेस्ट थ्योरी में क्या होता है, सबसे हैवी टेस्ट जो है वो मीठा है। वो सबसे पहले खाना चाहिए। सबसे पहले जब आप उसको खाते हो तो आप जो भी टंग पे न्यूरोप्लास्टिक फाइबर है, इट गिव्स सिग्नल टू योर ब्रेन, और उसी हिसाब से फिर वो सिक्रेशंस होते हैं हमारे गट के अंदर। फिर उसके बाद बाकी के 5 टेस्ट जब आप खा रहे हो, जो हल्के टेस्ट है, वो भी इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो तो डाइजेस्ट हो ही जाएगा। इसलिए हमारे, अगर आप देखेंगे, जो पहले लंगर होता था उसमें पहले घी बोरा पहले देते थे, मतलब घी भी गुरु हो गया और बोरा जो हो गया, मतलब यू नो वाइट जो शुगर, वो भी हैवी हो गया। उसके बाद मेन खाना सर्व करते थे।
अगर आप खाने के बाद और उल्टा करें तो क्या हो रहा है, देखिए आपने 5 टेस्ट जो है लाइट टेस्ट पहले खा लिए, उससे क्या हुआ कि सिक्रेशंस लाइट हो गए। अब नेक्स्ट सिक्रेशन तब होगा जब पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत आपने स्वीट खा लिया, तो फिर वो आपकी अग्नि को धीरे धीरे करके डाउन करेगा और आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को बनाएगा एक्चुअली। तो आपने एक्चुअली सबको बहुत खुश कर दिया क्या कि यू कैन स्टार्ट विद हैविंग योर डेजर्ट। यस, आपको हाँ डेजर्ट पहले खाइए, उसके बाद आपको खाना खाना है एक्चुअली में। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी और लोग ये गलती करते हैं, और ये हमारे आयुर्वेद में सनातन धर्म के अंदर ये बहुत शुरू से फॉलो होता हुआ है। हाँ, दूसरा है बेसिकली अब हेल्दी मील लोग किसको मानते हैं, सोचिए एक हेल्दी मील के अंदर लोग सोचते हैं प्रोटीन, कि चिकन भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, और बॉडी का मैं आपको बताता हूँ, ऐसा फूड जिसके अंदर 20% से ऊपर प्रोटीन है वो एक मील में एक ही होना चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, अगर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एक मील के अंदर है तो बॉडी कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी उसको फुली। तो आपको चिकन दाल साथ नहीं खाना है, चिकन पनीर साथ नहीं खाना है। चिकन खा रहे हैं तो पहले चिकन खाइए। अच्छा, आप समझ रहे हैं? पनीर खा रहे हैं तो सिर्फ पनीर खाइए, पनीर दाल। तो मतलब कहाँ से वो प्रोटीन है, किस एनिमल सोर्स से प्रोटीन है या वेजिटेबल सोर्स से जो प्रोटीन है। इनफैक्ट बोलते लोग मिक्स दाल भी बहुत खाते हैं, तो दालों को मिक्स भी नहीं करना चाहिए actually। अच्छा, ये तो ओके, आई डिडंट नो दिस। मतलब 1-2 दाल ग्रेन्स को आप 1 या 2 मिक्स कर सकते हैं, बट आजकल लोग 5-5 दालें मिक्स कर देते हैं। हाँ, वो पंचरत्न दाल करके। हाँ, तो आपको एक मील में मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एक ही रखना चाहिए। ओके, हाँ, तो ये भी एक लोग है। और प्रोटीन आजकल मैंने देखा लोग काम भी नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बट एक फैट बन चुका है और एक नेट पे पढ़ के कि मेरा इतना वेट है तो इतना प्रोटीन मेरे को खाना ही है। आई एग्री। लोग कहते हैं प्रोटीन शेक ले रहे हैं, एंड हम लोगों का लाइफस्टाइल इतना है ही नहीं, अनलेस आप बहुत हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं या आप कोई बहुत एक्सट्रीमली हाई फिटनेस लेवल पे स्पोर्ट्स पर्सन है तो अलग बात है। हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते 1 घंटे में, आप ऐसा क्या ही तो लोग जो ऐसा करके अपना डाइट चेंज करते हैं ना, कि सिर्फ प्रोटीन सेंट्रिक, मतलब कार्ब सारा छोड़ देते हैं। हाँ। खाली प्रोटीन खाएंगे और थोड़ा फैट लेंगे उसके साथ बेसिकली। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रॉनिक इश्यूज बनने की जो टेंडेंसी होती है वो बन जाती है एक्चुअली में, क्योंकि प्रोटीन अब रिपेयर के लिए होता है। अब आप बॉडी के अंदर आपने एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ नहीं करा, कोई भी बॉडी के अंदर डैमेज नहीं हुआ, तो रिपेयर किस चीज को करेगा वो प्रोटीन? तो रिएक्टिव बन के बॉडी के अंदर वो इन्फ्लेमेशन करेगा, आपको यूरिक एसिड बढ़ाएगा, आपको यूरिया भी बढ़ा सकता है, आपको बहुत सारे ऐसे एसिड्स ब्लड के अंदर वो बढ़ा देगा, जो कि अब ब्लड अगर एसिडिक हो गया, क्योंकि प्रोटीन का इंडाइजेशन हमेशा एसिड बनाता है, तो वो ब्लड जब एसिडिक ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, जो वीक ऑर्गन है सबसे पहले उसको वीक करेगा वो एक्चुअली वो। तो आयुर्वेद में बैलेंस्ड मील आप खाइए, जिसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। लॉट ऑफ अस, हम लोगों के जो शायद घर में पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे हैं, जो ओल्डर एल्डरली पीपल हैं, इज देयर एनीथिंग फ्रॉम अ डाइट पर्सपेक्टिव जो उनके लिए ध्यान रखना चाहिए या कर सकते हैं? क्योंकि उनके में एक्चुअली मैंने देखा है दूसरा इशू है, मसल मास शुरू हो जाता है एट अ सर्टेन एज, इनएक्टिविटी है, एज है, जो भी है, तो कुछ एक वहाँ पे कुछ ऐसी एक चीज है या कोई देखिए ओल्ड एज में मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड क्या करता हूँ, क्योंकि ओल्ड एज में हमारी बॉडी में हमारी स्किन क्यों ड्राई होने लग जाती है, हम रिड्यूस होने लग जाते हैं, है ना, हमारे मसल्स जो है वो लटकने लग जाते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स कम होने लग जाते हैं। जो यंग एज में बहुत ज्यादा होते हैं, फीटस में और ज्यादा होते हैं, जैसे जैसे हम एज करते हैं वो कम होते हैं। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में रीजनरेशन करते हैं, तो हमें वो फूड खाना चाहिए जो हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स को प्रमोट करे। ऐसा कौन सा फूड? हमें वही, एक तो पहली चीज है ब्रीदिंग, जो मैंने बताया, जो ब्रेथ होल्ड जो है वो हर ओल्ड एज जो एक एज अचीव कर चुके हैं, 50 से ऊपर हो चुके हैं, तो उनको ब्रेथ होल्ड पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए। इससे बहुत सारे इश्यूज जो है आपके सॉल्व होते हैं, प्लस कोलेटरल्स बनते हैं, तो आपका हार्ट जो है ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप इन पंप आउट करता है जब आप ब्रेथ होल्ड को नियम से लगातार करते हैं एक्चुअली में, और उससे स्टेम सेल्स अपने आप बढ़ते हैं ब्रेथ होल्ड से। अब फूड की बात करते हैं हम, ठीक है, तो फूड जो होता है, जो फ्रेश कुक्ड जो फूड होता है, मतलब अभी बनाया और अभी खाया, ऐसा नहीं है कि सुबह बनाया और शाम को खाया। तो पहला, अब लोग क्या करते हैं, फ्रिज आ गए हैं, रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं, सुबह बना लिया उसको फ्रिज में रख दिया, फिर शाम को भी वही कंज्यूम कर लेंगे, आटा सुबह लगा दिया है रख दिया, फिर तो स्टेम सेल्स जो होते हैं, जो इसको बोलते हैं हम प्राणिक फूड, वो होता है जो अभी बना है, फ्रेश बना है, और फ्रेश बना ही आपने आधे घंटे 1 घंटे में आपने कंज्यूम कर लिया है एक्चुअली, उसको डिले नहीं करना आपने। तो जितना प्राण से अच्छा फूड जिसमें प्राण ज्यादा है वो वाला फूड आप कंज्यूम करेंगे, तो उससे बेसिकली स्टेम सेल्स अपने आप प्रमोट होते हैं। दूसरा, रॉ चीजें जो होती है बेसिकली, जिसमें रॉ एक सबसे इंपॉर्टेंट फूड में लोगों को बताता हूँ, वो है स्पिरुलिना एक एल्गे होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट का फूड भी है बेसिकली। अच्छा। तो 1 ग्राम ऑफ स्पिरुलिना इज इक्वल टू 1 kg न्यूट्रिशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्रूट्स। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, तो वो स्पिरुलिना को अगर आप कंज्यूम करेंगे तो उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अच्छा। और प्रोटीन डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, उसमें सीधा एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। अच्छा। राइट।
तो और ये जैसे पानी में एल्गे होता है ना, ग्रीन एल्गे होता है, तो एस्ट्रोनॉट का फूड क्या है, एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाते हैं तो उनका मेजर फूड यही होता है। अच्छा। अगर आप स्पिरुलिना पूरे दिन में खा रहे हो, अगर बाई चांस आप कुछ और नहीं खा पा रहे हैं तो पूरे दिन आपका बॉडी सस्टेन कर लेगा बेसिकली। तो फ्रूट्स हो गया बेसिकली, जो कि और पोमीग्रेनेट, अनार बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली स्टेम सेल्स को बढ़ाने के लिए। अच्छा। हाँ, अनार का, और अनार को भी खाना कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। हर ओल्ड एज का इंसान जो है, जो भी चाहे वो मेल है या फीमेल है, एटलीस्ट 50 ml जूस जो है अनार का कैसे पीना है, उसके बीज नहीं लेने हैं आपको, क्योंकि बीज आपके वायु को इम्बैलेंस करेगा, डाइजेशन को गड़बड़ करेगा। तो कोल्ड प्रेस जूसर है ना, स्लो जूसर, तो उसके अंदर बीज अलग निकल गया और सिर्फ जूस आ गया। ये नहीं तो फिर प्रेस करने वाली चीज़ होती है ना, इसमें हम ऑरेंज का जूस निकालते हैं, तो प्रेस करके सीड नहीं लेना आपको, सिर्फ उसका जूस लेना है 50 ml। तो अनार बहुत अच्छे तरीके से स्टेम सेल्स को, 50 ml तो बस इतना हुआ, इतना ही बहुत है। 50 ml मॉर्निंग इवनिंग ले लीजिए। अब इसका मैं थोड़ा सा लिंक भी बताना चाहूँगा। आप सोचिए कि हमारे सनातन धर्म के अंदर जो अनार है उसको दुर्गा माता को चढ़ाया जाता है, मतलब देवी को अर्पित किया जाता है। ओके। और देवी शक्ति का प्रतीक होती है। शक्ति मतलब सस्टेनेंस, शक्ति मतलब क्रिएशन। तो वो लिंक यहाँ से है, आप सोचिए। अच्छा। और आज इसके बारे में बताऊंगा, आज मॉडर्न साइंस इस पे रिसर्च कर चुकी है और ये प्रोडक्ट बाहर यूज होना शुरू हो गया। यूरोलिथिन एक कंपाउंड है जो कि अनार से निकलता है। अच्छा। अनार का जूस जब हम लेते हैं तो इलैगिक एसिड जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करके यूरोलिथिन में कन्वर्ट करता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को बेसिकली ठीक करता है, एटीपी को स्टेबलाइज करता है और फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है बेसिकली, आप सोचिए। और डीएनए को रिपेयर करता है और स्टेम सेल्स को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो इसके रिजल्ट्स रिसर्च में आप देखेंगे तो जिनका मसल डिजेनरेट हो रहा है या लटक रहा है, उनके मसल्स में टाइटनिंग आने लग जाती है। अच्छा। तो मसल्स की जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है। तो यूरोलिथिन तो अब यहाँ पे कब आएगा नहीं आएगा वो एक दूर की बात है, बट अनार का जूस तो सब पी सकते हैं। यहाँ पे अनार तो आता ही है। इंटरेस्टिंग, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वन। हाँ, तो 50 ml अनार जो है ओल्ड एज लोगों को बेसिकली जूस सुबह और शाम को पीना चाहिए, विदाउट सीड्स, सीडलेस। सीड आएगा तो वो कई को गैस कर देता है बेसिकली, वो भारी हो जाएगा बेसिकली। थैंक यू सो मच फॉर इट, डॉक्टर कौशिक।